आज हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर आदिल उमर साहब मौजूद हैं। आपकी पीएमएस 2018 में नवी पोजीशन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आदिल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया जी। आपने कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और आपको पहले सबसे पीएमएस का कब ख्याल आया? थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर कमिंग। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। उसके बाद मैंने 2 साल सर्व किया हुआ है पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में, और उसके बाद फिर मेरी सिलेक्शन हुई पीएमएस, और पीएमएस 9 मेरा बैच था जी। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि आपको ये ख्याल कब आया, तो एज़ वी ऑल नो कि हम जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हमारा वन ऑफ द मेन गोल्स ये होता है कि हमें एक जॉब चाहिए। बिल्कुल। तो मेरी जो फर्स्ट चीज़ थी वो ये थी कि कोई अच्छी जॉब, और पाकिस्तान में और पंजाब में मेरे ख्याल में जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू जॉब्स हैं वो 2 तरह की हैं, एक थ्रू CSS है और एक थ्रू PMS है। तो मेरा भी यही था कि जो अच्छे ऑप्शंस हैं उनको अवेल किया जाए। तो आई थिंक जॉब वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ जिसके लिए मैंने इसकी तैयारी की। एक कॉमन परसेप्शन है कि जो एक पीएमएस ऑफिसर होता है या जो एक पीएमएस एस्पायरेंट है, उसकी पर्सनैलिटी दूसरे लोगों से बड़ी मुख्तलिफ होती है। तो आप कौन सी समझते हैं कि ये क्वालिटीज़ जो हैं और ये हैबिट्स एक कैंडिडेट को पीएमएस टॉपर बना सकती हैं? आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट उस तरह से क्वालिटीज़ का मेरे ख्याल में कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसको मैं कहता होता हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो एक मैनेजमेंट के एग्ज़ाम है। यू हैव टू मैनेज योर नॉलेज कि आपने पढ़ना क्या है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने क्या नहीं पढ़ना। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने मेरी डायरेक्शन क्या है। आप अपना सिलेबस की कॉपी निकालिए, उसमें हर सब्जेक्ट की एक रिकमेंडेड बुक पढ़िए। बिल्कुल। लोग वन ऑफ द मेन रीज़न जो फेलियर की है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो ये है कि लोग पायरेटेड बुक्स पढ़ते हैं, वो रिकमेंडेड बुक्स की तरफ नहीं जाते। तो आई विल सजेस्ट कि एक रिकमेंडेड बुक लाजमी पढ़िए, वो आपको उस सब्जेक्ट की इनसाइट देगी, और फिर आपके बाद में जो टॉपिक्स रह जाएं वो आप बाकी सोर्सेज से कर सकते हैं। वो आप ऑनलाइन उनको सर्च कर सकते हैं। कोई ऐसे बुक जिसमें वो क्वेश्चन हुआ है आप उसको ले सकते हैं। तो आई थिंक उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज दिस इज़ एन एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम्स की तरह। तो उसमें मेरे ख्याल में उस सब्जेक्ट की एक रिकमेंडेड बुक पढ़ें, जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो किसी अच्छे सोर्स से तैयार करें, फिर उन चीज़ों को किसी अच्छे प्रोफेसर को चेक करवाइए लिख के। तो मतलब मेरे ख्याल में ये थोड़ा सिंपल होना चाहिए वो इस तरीके से। ओके। सो जब भी कोई भी जो है वो पीएमएस कैंडिडेट है, उसका जो सबसे पहला और सबसे टफ फेज़ है वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के वक्त किन बातों को मलहूज़े खातिर रखना बहुत ज़रूरी है? सबसे फर्स्ट जो है उसमें मेरे ख्याल में 3 चीज़ें हैं जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहली है कि आपका उसका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। बिल्कुल। आपकी डिग्री है उसमें, मतलब मिसाल के तौर पे मेरी एग्रीकल्चर में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो ये 200 नंबर का सब्जेक्ट था पीएमएस में, तो मैंने ये ऑप्ट किया। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑप्ट करना चाहिए। समटाइम लोग आपको ये कहेंगे ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है जी, तो आई विल सजेस्ट कि आप फिर भी उसे ऑप्ट करें। बिल्कुल। कोई भी सब्जेक्ट स्कोरिंग या नॉन स्कोरिंग नहीं होता, आपने उसे कितना अच्छा उसमें प्रेजेंट करते हैं तो वो स्कोर करेगा। जो सेकंड उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपका इंटरेस्ट है। अब जैसे मेरा एग्रीकल्चर तो मैंने रख लिया, उसके अलावा मेरा क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट था CSS में, PMS में मैंने ज्योग्राफी साथ में रखा हुआ था, तो मेरा ये सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट के थे। तो दूसरी चीज़ होगी कि आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में कितना। अब तीसरी चीज़ जो एक बड़ी इवॉल्विंग है और नई है मेरे ख्याल में, जिसको इतना कंसिडर नहीं किया जाता, कि बहुत सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं हम कहते हैं ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है। मेरे ख्याल में वो स्कोरिंग इसलिए नहीं रहता कि बहुत सारे लोग उसे ऑप्ट कर लेते हैं, और जब एक ही सब्जेक्ट मोर देन 95% लोगों ने रखा हुआ होता है तो एग्जामिनर जो है वो उसको कम मार्क्स देता है, ताकि बाकी जो ग्रुप्स या बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए उनको ये किया जाए कि बाकी लोग उन्हें भी ऑप्ट करें। तो मेरे ख्याल में 3 कंसिडरेशंस होनी चाहिए। नंबर 1 आपकी डिग्री, नंबर 2 आपका इंटरेस्ट, और नंबर 3 कि कहीं बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे ऑप्ट तो नहीं कर लिया। बिल्कुल। आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में काइंडली इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करें, लाइक कि जो आपके ऑप्शनल्स थे, क्या ऑप्शनल्स से क्वेश्चंस हुए, लाइक कि आपने उसको खुद इंटरव्यू को लाइक फेवरेट पर्सनालिटी या इस तरह करके किस तरह
इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा इंटरव्यू असल में मुझे किसी एक बंदे ने बताया जब इंटरव्यू मेरा होना था जी कि इंटरव्यू जो है वो पैनल उसे लेके नहीं चलता, आप उसे लेके चलते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मैंने ही इंटरव्यू जिस तरह प्रोसीड हुआ तो मैं एंड पे एक ऐसा लूज एंड छोड़ता था जो क्वेश्चन वो बना लेते थे मेरे लिए। मिसाल के तौर पे जो नासिर दुरानी साहब का आईजी हैं केपी, उनसे मेरी कोई 20 to 25 मिनट्स की गुफ्तगू हुई क्योंकि वो आईजी थे, पुलिस से मुतल्लिका थे और मैं पहले क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में 2 साल जॉब की थी मैंने, एंड दैट टाइम मैं वहीं सर्व कर रहा था पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में। तो हमारी डिस्कशन उन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में जो है वो जॉब कर रहा हूँ, और साथ ही मैंने एक और बात बता दी कि रिसेंटली जो ज़ैनब मर्डर केस हुआ है, आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। तो ये एक लूज एंड था जिस पे उनका इंटरेस्ट बना, तो मोर देन 30 मिनट्स हमने इस चीज़ पे डिस्कस किया। तो मेरे ख्याल में कि इंटरव्यू को आप ही लेके चलते हैं। मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। नासिर दुरानी साहब ने मुझसे बहुत अच्छे सवाल की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, सीरत करचौड़ा साहब ने मुझसे सवाल किए, वो एग्रीकल्चर के थे जो कि मेरा बैकग्राउंड है। जो जनरल साहब पैनल के चेयरमैन थे उन्होंने मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो किए। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, आजकल इंटरमीडिएट से ही जो है अपना एक प्लान बना के स्टूडेंट्स चलते हैं कि हमने CSS और PMS के लिए जो है वो उसको परसू करना है। तो क्या एक जो इंटर जिस स्टूडेंट ने किया है उसको कौन सी डिग्री ऑप्ट करनी चाहिए जो कि उसको ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? अच्छा, मेरे इसमें ख्याल ये है कि इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ बेशक ना जाया जाए, क्योंकि हर जो सब्जेक्ट है वो बंदे में एक एनालिटिकल रीजनिंग तो इंड्यूस करता है, बिल्कुल ऐसे, मतलब उसको तैयार करता है फॉर फ्यूचर। अब तो एक रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं इन CSS एंड PMS, तो उनमें से कोई भी ऑप्ट किया जा सकता है। पहले ये था कि जब हम इंटर में थे या हम इवन के बैचलर्स में जब हम आए तो लोगों ने कहा जी कि पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस या सोशियोलॉजी या लॉ कुछ इस तरह के सब्जेक्ट में करना चाहिए। लेकिन अब रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के भी सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेज के भी सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरे ख्याल में उस पर इतना फोकस नहीं होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ना है। हाँ, आपका करंट अफेयर्स पे उसका फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो ग्रिप होनी चाहिए। आप अखबार थोड़ा जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दें, और आई विल सजेस्ट कि डॉन को ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो वोकैबुलरी यूज़ होती है वो बाकी न्यूज़पेपर से ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो एनालिसिस आते हैं वो ज़रा बाकी न्यूज़पेपर से बेहतर आते हैं। बिल्कुल ठीक। काइंडली ज़रा ये बताएं कि बुक्स के बारे में एक मिथ पाई जाती है, लाइक कि आपको ये बुक्स रीड करनी चाहिए, और मुख्तलिफ टीचर्स ने अपनी अपनी मुख्तलिफ बुक्स सजेस्ट की हैं, हर ऑफिसर अपनी अपनी बुक सजेस्ट करता है। तो ज़रा कुछ ऐसा कोई कैडर या कोई ऐसा कोई मेजरमेंट का कोई तरीका बता दें कि किस तरह की बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि ज़्यादा सपोर्टिव होंगी हमारे एग्ज़ाम के लिए। हाँ, जैसे मैंने ये पहले भी बताया इंटरव्यू के स्टार्ट में कि सिलेबस निकालिए, आपके जो सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट की एक रिकमेंडेड बुक पढ़ें। आई मीन कि वो तो चले आपने बता दिया कि आप सब्जेक्ट्स को मैनेज करें, उसके साथ एक एक बुक पढ़ें, मतलब एक्स्ट्रा बुक्स लाइक नॉवेल्स, लाइक इस तरह के जो पॉलिटिकल राइटर्स हैं, हेनरी किसिंगर वगैरह, मतलब इस तरह की और कौन सी बुक्स किस तरह की पढ़नी चाहिए? अब तो वो ये फिर आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं जो इसमें हेल्पफुल होंगी। हाँ, डिफरेंट जॉनरा हैं, जैसे मुझे जो पॉलिटिकल साइंसेस की बुक्स हैं वो ज़्यादा वाई नेशंस फेल अब बड़ी वो उसमें है। हिस्ट्री में थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरह का, ये ओवरऑल इंसानी हिस्ट्री में सेपियंस एक बड़ी अच्छी बुक आजकल चल रही है, बहुत लोग वो पढ़ भी रहे हैं। नॉवेल्स में कुछ ऐसे बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं जैसे हाफ अली का मैंने अभी आपको बता रहा था, टू किल अ मॉकिंग बर्ड इज़ माई फेवरेट। तो ये जॉनरा है, ये टू पर्सन वेरी करेगा। द मेन थिंग इज़ कि आप कोई बुक पढ़ें, उसका फ़ायदा आपको ये होगा, मैंने पहले इस इंटरव्यू से पहले भी आपको बता रहा था कि जो मेरे ख्याल में 3 स्टेप्स हैं आजकल के दौर में, उनमें से एक स्टेप मिस हो गया। जो विजडम को पाने के 2 सब्जेक्ट्स थे, पहला इन्फॉर्मेशन, दूसरा नॉलेज, और देन विजडम था। नॉलेज आपको न्यूज़पेपर, अच्छे न्यूज़पेपर्स या बुक रीडिंग या कोई जो फिलोसोफर्स हैं उनकी कंपनी ही दे सकती है। तो आजकल हम सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हैं, नॉलेज नहीं ले रहे। तो जो भी बुक पढ़ेंगे वो अल्टीमेटली आपको नॉलेज तो देगी जी। तो इट्स अप टू द इंटरेस्ट कि वो किस तरह की आप पढ़ना चाहते हैं। एक लेमैन की परसेप्शन है, बल्कि स्टूडेंट्स की भी है, कि हम ऑफिसर बनेंगे और वो बहुत सारी लग्जरीज आपको मिल जाती हैं। तो आपकी जॉब में इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं? क्या जिस तरह ये एक अजम्पशन है कि जिस तरह एक लग्जरी सी लाइफ है, तो क्या इस तरह का है? ये वाकई दुरुस्त बात है? मतलब आप
कोई 2 घंटे से मेरे ऑफिस में आए हुए हैं जब से, तो आप देख ही रहे होंगे कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है। बिल्कुल आपका वर्कलोड होता है, मतलब दिस इज़ लाइक एनी अदर जॉब। इसमें थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, जिसको आम अल्फाज में जब हम भी जॉब में नहीं थे तो हम इसको थोड़ा फैंटेसाइज करते थे कि ये समथिंग लाइक वो है। तो ये जिम्मेदारी है, मेरे ख्याल में तो ये जिम्मेदारी है, और लाइक एनी अदर जॉब। हाँ, इसमें ये है कि आपका थोड़ी सिक्योरिटी रहती है फाइनेंशियल भी, क्योंकि अब सैलरीज अच्छी हैं। पिछले 2-3 साल सबसे एग्जेक्टिव अलाउंसेस दिए गए हैं कार्टर पोस्टिंग्स पे, सैलरी बेहतर है। फिर आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है कि इतनी आसानी से वो आप जॉब से निकाले नहीं जा सकते, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नॉर्मली वो फेस करना पड़ता है। ऐसे। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। बाकी इट्स लाइक एनी अदर जॉब, जिम्मेदारी है भाई जी। तो कोई एक लेसन जो एक PMS एस्पिरेंट या वो स्टूडेंट जो अभी ऑनर्स कर रहा है, लाइक जिसका फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर है, लाइक जिस तरह मेरा है, तो कुछ ऐसे सजेशन जो कि हमें जो है वो एक स्पोर्टिव गाइडर एज अ गाइडेंस कुछ हमें बता दें आप। मैं यही कहूँगा, छोटी मोटी बड़ी सादा सी बातें हैं, जनरल सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, डेली बेसिस पे पढ़ें, अपना एनालिसिस बनाएं। लाइक अभी से ही, अभी से पढ़ें। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, बिल्कुल, क्योंकि ये स्टोरी की फॉर्म में चलती है। बिल्कुल। आज कोई पॉलिटिकल इवेंट्स इंटरनेशनली हो रहे हैं तो वो आपको 3 साल बाद उनकी कोई ना कोई लड़ी मिलेगी। बिल्कुल। तो यू शुड नो द हिस्ट्री ऑफ दैट इवेंट। तो वो ये इस तरह से चलते हैं, ये आप अभी से पढ़ना शुरू करें। और मेरे ख्याल में अभी से प्लान, वो जिस तरह मैं पहले बता रहा था ना कि सिलेबस निकालिए, आपको पता होना चाहिए मैंने करना क्या है, बजाय इसके कि आप इधर उधर की किताबें वो भी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन यह है कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन से बुक्स हैं जो मैंने पढ़नी है। बिल्कुल ठीक। तो सिलेबस निकालें, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ऑप्ट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो 3 कंसिडरेशंस मैंने पहले बता दी थी, उनकी एक रिकमेंडेड बुक पढ़ें। जी बिल्कुल। रिकमेंडेड बुक कोई एक पढ़ लें, 1 साल में बेशक पढ़ लें, ताकि जब आप वो एग्ज़ाम के लास्ट में जो 6-7 माह आपके होंगे तो आपको एटलीस्ट पता होगा मैंने फाइनली क्या करना है। जी बिल्कुल ठीक। तो यही मशवरा है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, इंग्लिश ऐसे में कैसे मार्क्स सिक्योर करने हैं? लाइक सबसे ये ऐसे समझ लें कि जो भी एक CSS या PMS का कभी सोचता है तो सबसे पहले उसको एक बता दिया जाता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपने इंग्लिश ऐसे ही पहले पास करना है, तो फिर कुछ और बाद में कुछ कोई एक आधी टिप देना चाहें? मैं तो ऐसे तो नहीं कहता जिस तरह वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी इंग्लिश, में कह रहा हूँ कि करेक्ट इंग्लिश। जी, इंग्लिश करेक्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छी नहीं, उसमें ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली उसमें जो चीज़ पूछी गई है वो लिखें। ऐसे में आजकल लोग गलती ये कर रहे हैं कि वो उसकी बहुत ज़्यादा ही तैयारी कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज को समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो जो चीज़ पूछी जाती है वो नहीं लिखते। इसमें बड़ा सिंपल ट्रिक है, शायद मुझे अब सिंपल लगता है, जब स्टार्ट किया था तब वो बड़ा वो लगता था। एक तो अखबार जब आप पढ़ेंगे आपका एनालिसिस डेवलप होगा विद टाइम, इनपुट आपके अंदर आ गया, अब आउटपुट आपने लिख के उसी किसी अच्छे प्रोफेसर को चेक कराना है, उस सब्जेक्ट का जो स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, तो विद टाइम आपको पता चलेगा कि आप बेहतर कर रहे हैं। जो इंसान अच्छा एक पैराग्राफ लिख लेता है वो एक अच्छा ऐसे भी लिख लेता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको उसमें भी हेल्प करेगा, जो बाकी बुक्स पढ़ेंगी वो भी आपको उसमें हेल्प करेगा। और अल्टीमेटली जब आपको लगे कि आपके पास एक नॉलेज है जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द पेपर, तो फिर उसे लिख के किसी अच्छे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जो इंग्लिश का हो उसे चेक करवा लें। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच।